वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल मेड टारगेट ईजी पे आपका स्वागत है। आज का ये जो लेक्चर है कुछ खास होने वाला है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हाँ, अगर एक बात बता दूं, अगर आपने वो वीडियो पहले वाले नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगे, आपकी जाइए वहाँ से चेक करिए और आपको वहाँ पे फिजिक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे सॉलिड्स के बारे में। सब जैसा कि हमें पता है कि मैटर्स हमारे होते हैं तीन तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो यहाँ से मैटर को देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड। यहाँ पे हम गैस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात कर लेते हैं सॉलिड के बारे में, फिर इसके बाद बात करेंगे लिक्विड के बारे में। तो अभी फिलहाल तो हम सॉलिड के बारे में देखते हैं। सॉलिड्स के बारे में यहाँ पे बात कर लें इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ होते हैं और वो सॉलिड्स के रिगार्डिंग होते हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं कैसा है। कुछ सॉलिड के बारे में होते हैं और कुछ यहाँ पे लिक्विड गैस और सॉलिड दोनों में आ जाते हैं। तो कुछ लेकिन इसमें ज़्यादातर हम देखेंगे चीज़ें सॉलिड्स के बारे में देखेंगे। तो हमने लिखा है इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होता है क्या है, जैसे हमने कोई मटेरियल लिया, कोई सॉलिड लिया, हमने उसको पुल नेचर का, दोनों तरफ से हमने पुल नेचर का उस पर फोर्स लगाया। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसके जो लेंथ में होगी इंक्रीमेंट, यानी थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, दोनों तरफ होगा। ठीक है, अब दोनों तरफ इंक्रीमेंट होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, लोड को हटा दें। अगर हम उसको लोड को हटा दें तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ सके, इसलिए मैंने लिखा है रीगेन ओरिजिनल शेप। अगर लोड हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये पॉइंट समझ में आया, रीगेन ओरिजिनल शेप। इलास्टिसिटी वो मटेरियल होता है अगर हम उस पर लोड लगाएं और उसमें क्या हो, डिफ्लेक्शन हो, यानी उसमें खिंचाव हो। उसके बाद अगर हम लोड को हटा दें तो अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। इसके बाद हमने लिखा है कंप्लीट ओरिजिनल शेप में। अगर कंप्लीट ओरिजिनल शेप में आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। ऐसी बॉडी जो कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए उसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। अगर परफेक्ट इलास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल देखा जाए तो क्वार्ट्ज। ये क्वार्ट्ज एक ऐसा मटेरियल होता है या एक ऐसी बॉडी होती है जो जिस पर लोड लगाओगे और लोड हटाओगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है 100%। ठीक है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद बोला गया है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट जो होता है पार्शियली ब्रेक डाउन, ये डिनोट करता है। इलास्टिक लिमिट यानी जब इसमें इलास्टिक एक लिमिट आएगी जहाँ से आपको लोड को हटाओगे वो अपने ओरिजिनल शेप में आ सके। अगर वो क्या करता है, वहाँ जब प्लास्टिक लिमिट जो एकदम होती है वो पार्शियली ब्रेक डाउन का काम करता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि इलास्टिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल हमने बोला है स्टील, एल्युमिनियम, कापर, ETC, ये सारी चीज़ें होते हैं इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है हमने लिखा है प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी मटेरियल क्या होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं। प्लास्टिक मटेरियल देखो, लेकिन मैंने लिखे नॉट रीगेन ओरिजिनल शेप, जो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सके। यहाँ पे देख लेना, OS का मतलब है ओरिजिनल शेप, यानी नॉट रीगेन ओरिजिनल शेप, यानी हम लोड लगाएं और उसमें खिंचाव हो, यानी उसकी लेंथ इंक्रीज करें, लेकिन अब हम लोड को हटा दें उसके बाद भी अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप में ना आ सके तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल और इस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, इसका जो यूज़ कहाँ पे किया जाता है, एप्लीकेशन इसको देखने को कहाँ मिलते हैं, तो अगर हम प्रेसिंग और फोर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, जैसे कि आप इंजीनियरिंग ब्रांच में पढ़ोगे मैन्युफैक्चरिंग वाले, तो वहाँ पे आपको जो वर्कशॉप वगैरह होगा तो वहाँ पे प्रेसिंग और फोर्जिंग ऑपरेशन करवाए जाते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में मैंने लिखा है डिफॉर्म लॉन्गिट्यूडनली क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करता है। इसमें क्या होता है, जब हम मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं, अगर वो अपने क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करे और वो जो लेंथ को, यानी सिर्फ उसका लेंथ इंक्रीज करे, और अगर उसका सिर्फ लेंथ इंक्रीज करता है तो उसको हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल और इस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, इसमें लिखा है, इसके बाद मैंने हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी। इसमें हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होता है, इसका मतलब क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा खिंच सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा खिंच सकता है एंड स्ट्रेंथ, और इसकी हाई स्ट्रेंथ भी होती है, मजबूत भी होती है। ठीक है, इसके बाद इसका यूज अगर हम देखने की बात करते हैं, डक्टिलिटी मटेरियल का यूज कहाँ पे होता है, वो वायर ड्रॉइंग में, जो वायर वगैरह बनते हैं उसका यूज़ करने के लिए, यानी जो वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, यानी डक्टाइल मटेरियल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस क्या होते हैं, ब्रिटलनेस बताया था लैक ऑफ डक्टिलिटी। इसमें क्या होता है, डक्टिलिटी की लैक होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोड लगाते हैं, ठीक है, अगर हम लोड लगाए तो ये खींचेगा नहीं, जरा सा भी खींचेगा नहीं, यानी इसकी लेंथ जरा सा भी इंक्रीज नहीं करेगी, यानी लैक ऑफ डक्टिलिटी, यानी डक्टिलिटी एकदम नहीं होगी। फेल्स विदाउट एनी फ्रैक्चर, यानी बिना इंक्रीज हुए, यानी बिना डिफ्लेक्शन हुए वो क्या हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, फेल्स हो जाते हैं, यानी
टूट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस, ठीक है। इसके बाद अगर हम एग्जांपल की बात करें, ब्रिटल मटेरियल कौन कौन से, जैसे कास्ट आयरन, कंक्रीट, सिरेमिक। और इसका एग्जांपल अगर तुमने देखा होगा, जो चाक जिससे हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, उसको हम खींचते हैं तो वो खिंचता नहीं है बल्कि वो टूट जाता है। और एक एग्जांपल देख सकते हो, ग्लास भी खिंचता नहीं है बल्कि वो टूट जाता है, ठीक है, ब्रिटलनेस यानी अगर उस पर लोड लगाते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी का इसमें लिखा है मैंने, एक्सटेंड ऑल डायरेक्शन विदाउट रप्चर। जैसे यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल जो था, डक्टाइल मटेरियल केवल क्या था, लेंथ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिखा है लॉन्गिट्यूडनल, यानी लेंथ के अकॉर्डिंग सिर्फ चेंज होता था, यानी उसकी सिर्फ लेंथ बढ़ती थी और सारी की सारी चीज़ें क्या करते थे, डिक्रीज करते। लेकिन मैलिएबल प्रॉपर्टी इससे थोड़ा अलग है, इसमें क्या होता है, इसमें सारे डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, यानी सभी डायरेक्शन में वो चीज़ें इंक्रीज करें, उसकी लेंथ इंक्रीज करें, लेंथ विड्थ हाइट सब इंक्रीज करती है। तो वैसे मटेरियल को बोलते हैं मैलिएबल मटेरियल्स और इस प्रॉपर्टीज़ का नाम होता है मैलिएबिलिटी, ठीक है। इसमें होता है हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, इसमें भी हाई डिग्री प्लास्टिसिटी, लेकिन इसमें एक चीज़ होता है नॉट मस्ट हाई स्ट्रेंथ। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होती है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टफनेस। टफनेस के बारे में मैंने लिखा है कैपेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर, यानी कोई चीज़ बिना फ्रैक्चर हुए कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है, उसको हम बोलते हैं टफनेस। यहाँ पे लिखा है मैंने एरिया, अगर एरिया स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व खींचते हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व अगर आप खींचते हो, सपोज करो ये हमारा स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, कुछ इस तरीके से अगर इसकी कर्व बनते हैं, तो जहाँ तक फ्रैक्चर हो वहाँ तक ये जो ग्राफ का एरिया रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करता है टफनेस को, ठीक है। ये बेंड टेस्ट इसका यूज़ किया जाता है कि कितनी उसमें टफनेस है, उसका यूज़ करने के लिए, यानी मेजर करने के लिए हम बेंड टेस्ट का यूज़ करते हैं कि उसकी टफनेस क्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है स्ट्रेस। यहाँ पे हाँ एक चीज़ बता दो, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन ये लिखा गया है, इसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सारा लेक्चर इसी पे होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद देखो यहीं पर आ गया पहला ही पॉइंट है स्ट्रेस। अब हम स्ट्रेस के बारे में देखते हैं, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस में मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल लिया, हमने कोई मटेरियल लिया है, ठीक है, इस पर हम दोनों तरफ पुल नेचर का हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। इससे क्या होगा, अगर हम इसके किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे कट करके देखें कि इनसाइड क्या होगा, तो जब हम इस मटेरियल को खींचते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, सपोज करो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे था, जब हमने लोड लगाया तो ये मॉलिक्यूल खिसक के यहाँ पे आ गया। अब अगर ये खिसकेगा तो ये क्या करेगा, इसको रजिस्ट करेगा, इस फोर्स को रजिस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे देखें, ये भी क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। अगर ये इधर नेचर कर रहा है तो ये इधर रजिस्ट करेगा, यानी इस पर क्या करते हैं, तो यहाँ से स्ट्रेस देखें, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जो रीस्टोरिंग फोर्स है उससे अगर पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर दें, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दें, यानी जिस पे रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, तो वो डिनोट करता है स्ट्रेस को। अगर यहाँ पे जो देखो आर होगा, ये किसके होगा, पी के इक्वल होगा, तो इसलिए लिख दिया आर सिग्मा इज इक्वल टू में पी डिवाइड बाई ए, ठीक है। याद रखना स्ट्रेस को यहाँ पे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दूँ, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है अगर उससे हम एरिया से डिवाइड कर दें तो हमारा स्ट्रेस आ जाता है। यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स और ये जो अप्लाइड लोड होगा यानी एक्सटर्नल लोड होगा, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू में पी डिवाइड बाई ए। याद रखना यहाँ पे स्ट्रेस एक तरीके से इंटरनल प्रॉपर्टी हो जाती है, जबकि लोड यहाँ पे एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल आपने लोड लगाया उसके थ्रू इस मटेरियल में इंटरनली स्ट्रेस जनरेट होती है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम बात किए हैं टाइप्स। यहाँ पे एक बात रखना, जो एरिया यहाँ पे लिखा गया है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी किस मटेरियल पे मतलब हम स्ट्रेस कहाँ पे देख रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। न्यूमेरिकल ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू से, दोनों से, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स। स्ट्रेस हमारे कितने तरीके के होते हैं, हमने बात किया है स्ट्रेस कितने। स्ट्रेस देखो दो तरीके के नॉर्मली होते हैं, जैसे नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस भी दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस, इसके बाद होता है बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस। और जो शियर स्ट्रेस होता है दो तरीके का होता है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होता है, दो तरीके का होता है, एक टेंसाइल स्ट्रेस और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। और बेंडिंग स्ट्रेस भी दो तरीके के नेचर का होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब ये दोनों, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया स्ट्रेस के बारे में, एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने एक यूनिट कन्वर्जन के बारे में लिखा है। देखो सबसे पहले अगर स्ट्रेस की यूनिट की बात करते हैं तो ऊपर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम पास्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस का यूनिट सारी जगह जहाँ पे स्ट्रेस आएगा उसका एक ही यूनिट होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम पास्कल की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने कन्वर्जन की बात की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल ऑफ व्यू है। यहाँ पे लिखा मैंने 1 किलो पास्कल
1 किलो पास्कल इजकल टू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 मेगा पास्कल इजकल टू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 गीगा पास्कल इजकल टू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 मेगा पास्कल इजकल टू में 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर था तो यहाँ पे 1 न्यूटन हो गया, यहाँ पे मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पे 10⁻6 था। ठीक है, इसको देख लेना। ये जो हमने कन्वर्जन बताया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे सीधे जो अगर स्ट्रेस देकर लिखेगा 1 किलो पास्कल, तो आपको ये कन्वर्ट करना रहेगा कि 1 किलो पास्कल कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बना देता है क्वेश्चन को करने में। ठीक है।